बाघ की गुफाएं संख्या में 9 हैं। अब इसे लिखिएगा। अजंता के बाद गुफा चित्रों की परंपरा। बाघ की गुफाओं में दिखाई देती है। बाघ की गुफाएं, मेरी तरफ देखिए, बाघ की गुफाएं संख्या में कितनी है रजनी? बाघ की गुफाएं भी 9 हैं। 9 ही हैं। अच्छा, संख्या में 9 हैं। कौन से जिले में है प्रिया? मध्य प्रदेश के धार जिले में। वेरी गुड। और भी कोई नाम है? यस। कैसे पता चला कि इनका नाम कलायन है? महाराज सुबंधु के समय का था। ठीक है। उस ताम्रपत्र से जो लिपि लिखी थी, कौन सी थी? इस पर ब्राह्मी लिपि थी, जिससे पता चला कि इन गुफाओं का नाम कलायन था। गुड। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा ये। आगे लिखिए। बाघ की गुफाएं 1907 7-8 में प्रकाश में आई। बाघ की गुफाएं नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघ के तट पर स्थित हैं, जिसके कारण नदी बाघ के तट पर स्थित है। हाँ, बाघ, जिसके कारण इन गुफाओं को बाघ की गुफा कहा जाता है। लिखिए अगली लाइन से। बाघ की पहली गुफा को क्या कहते हैं रेणु? गृह गुफा कहते हैं। चैत्य है, विहार है। हाँ, इसलिए सोचना ही नहीं चैत्य के लिए, तो सारी गुफाएं कैसी हैं? विहार। क्यों है? विहार क्यों है? हाँ, वो रहने का स्थान था, वहाँ पूजा अर्चना के लिए नहीं बनाई गई। ठीक है, स्तूप नहीं मिले वहाँ पर। वेरी गुड। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघ की पहली गुफा को गृह गुफा कहते हैं। यह गुफा 4 स्तंभ वाली है। और एक 23 गुणा 24 फीट के कमरे के समान है। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघ की पहली गुफा भग्न अवस्था में है। दूसरी गुफा का क्या नाम है? दूसरी गुफा का वेरी गुड। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघ की दूसरी गुफा का नाम पंच पांडव गुफा है। यह गुफा सबसे बड़ी है।
तथा कुछ ठीक हालत में है, तथा कुछ ठीक हालत में है। अगली लाइन से लिखेंगे, बाघ की 2 नंबर की गुफा में एक ऐतिहासिक महत्व का, एक ऐतिहासिक महत्व का, संजय ऐतिहासिक क्यों बोला इसको? जिसमें सर इतिहास के बारे में जानकारी, यानी कि यहाँ से लिखित प्रमाण मिला है, इसलिए इसको क्या बोला है? अगर लिखित प्रमाण नहीं होता तो क्या बोलते? हाँ, वेरी गुड, प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं, क्योंकि उसका लिखित में प्रमाण नहीं है, केवल क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, पूर्व में पढ़ चुके हैं, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी रीनो? प्रागैतिहासिक काल का मानव कैसा था? यस, आप बताइए। होमो सेपियंस कैसा था? भुमक्कड़ी स्वभाव का था, जंगली था, जंगलों में ही रहता था। और कैसी गुफाओं में रहता था? प्राकृतिक गुफाओं में रहता था। और किस पर निर्भर था? आखेट पर, शिकार पर निर्भर था। कैसे शिकार करता था? वो एक युक्ति बना करके शिकार करता था। शिकार का आकार बनाता था, पहले देखता था उसको, फिर चित्र बनाता था। चित्र बनाने के बाद फिर क्या करता था? जादू टोना करता था, टोना टोटका करता था। उसके बाद बर्छी, भाला, जो भी उनके हथियार थे उसमें वो मारता था। मारने के बाद फिर क्या था? उल्लास मनाता था। उल्लास मनाने के बाद अगले दिन क्या था? उसकी तैयारी, जाते थे फिर शिकार के लिए। उनके मन मस्तिष्क में ये हो जाता था तो उसको विजय प्राप्त कर ली, अब मुझे जा करके मात्र एक काम करना है। अब वो कौन सी विधि से? जैसे मान लो किसी जानवर को आज उनको मारना है तो वो क्या करते थे? हाका लगाते थे। वो एक यू आकार में हाका लगाते थे। एक तरफ हाका लगा दिया, दूसरी तरफ से कोई बजाता हुआ, कोई शोर मचाते हुए व्यक्ति उधर से आते थे। जैसे ही जानवर निकलता था उसमें से, उसको तुरंत वो मार देते थे। वो विधि थी हाका लगाना। ये कारगर विधि थी। आगे लिखिएगा, ऐतिहासिक महत्व का महाराज सुबंधु का, इंपॉर्टेंट सवाल है, महाराज सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है। महाराज सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है। यह एक वर्गाकार चैत्य है। नो, हाँ, विहार लिखिए। यह एक वर्गाकार विहार है। चैत्य क्यों नहीं है? स्तूप नहीं मिला, इसलिए वो क्या है? विहार है सारी गुफाएं। अगली लाइन से लिखेंगे, बाघ की तीसरी गुफा को हाथी खाना कहते हैं। हाथी खाना कहते हैं। इस गुफा में सुंदर चित्र बने हुए हैं। इस गुफा में सुंदर चित्र बने हुए हैं। और यह गुफा विशिष्ट अतिथियों के लिए बनाई गई थी। यह गुफा विशिष्ट अतिथियों के लिए बनाई गई थी। इसी गुफा में 2 हॉल हैं। इसी गुफा में 2 हॉल हैं। जिसमें बोधिसत्व के चित्र बने हुए हैं। जिसमें बोधिसत्व के चित्र बने हुए हैं। जिससे यह चैत्य गुफा जैसी लगती है। जिससे यह चैत्य गुफा जैसी लगती है। घबराइए नहीं, अभी बताएंगे। चैत्य गुफा जैसी लगती है। लिखने पे ध्यान दे रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? चैत्य गुफा जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें बौद्ध चित्र मिले हैं। तो हो सकता है ये चैत्य गुफा भी हो।
अगर ये पूछा जाए बाघ में चैत्य गुफा कौन सी है, तो इसी को चैत्य गुफा मानेंगे। समझ गए? इसी को चैत्य गुफा, क्योंकि इसमें कुछ प्रमाण है कि चैत्य गुफा हो सकती है। ये प्रमाण नहीं है चैत्य गुफा है। सारी गुफाएं कैसी हैं? लेकिन हाथी खाना गुफा कैसी है? हो सकती है। अगर कहीं आए चैत्य गुफा निम्नलिखित में चैत्य गुफा कौन सी, हाथी खाना दिया है, उसमें कौन सा सही रहेगा? हाँ, उस सवाल की स्थिति उसी समय समझेंगे आप, तो उस हाथी खाने पर निशान लगाएंगे। ठीक है? आकांक्षा एकदम घबरा गई है। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघ की चौथी गुफा रंग महल के नाम से प्रसिद्ध है। रंग महल के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा की दीवारों तथा छत पर चित्र बने हुए हैं। यह गुफा दूसरी गुफा से मिलती जुलती है। यह गुफा दूसरी गुफा से मिलती जुलती है। अगली लाइन से लिखेंगे। इस गुफा के बीच का हॉल 94 फीट लंबा है। 94 फीट लंबा है। 94 फीट लंबा है। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघ की पांचवी गुफा में छतों दीवारों और स्तंभों में टेम्परा चित्र हैं। टेम्परा चित्र हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघ की छठी गुफा 46 फीट का 46 फीट का वर्गाकार हॉल है। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघ की चौथी व पांचवी गुफा के आगे एक 200 फीट का बरामदा था। 200 फीट का बरामदा था जो गिर चुका है तथा शेष तीनों गुफाएं नष्ट हो गई हैं। अगली लाइन से लिखें। बाघ की गुफाओं के संबंध में काफी मतभेद है। बाघ की गुफाओं के संबंध में काफी मतभेद है। अगली लाइन से लिखेंगे। कुछ विद्वानों ने इन्हें अजंता की गुफाओं के समकालीन माना है। अजंता की गुफाओं के समकालीन माना है। अगली लाइन से लिखेंगे। जॉन स्मिथ ने बाघ की गुफाओं का समय 626 से 628 ईस्वी 626 से 628 ईस्वी माना है।
जबकि अजंता की पहली व दूसरी गुफा जबकि अजंता की पहली व दूसरी गुफा का निर्माण इसी समय हुआ था। ये मतभेद वाले जो सवाल है ना, ये पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है। अगली लाइन से लिखेंगे। महाराज सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ की इन गुफाओं का समय चौथी व पांचवी शताब्दी आता है क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार महाराज सुबंधु का समय 416 से 486 ईस्वी माना जाता है। 416 से 486 ईस्वी माना जाता है। महाराज सुबंधु के ताम्रपत्र मिला है। इस लेख के अनुसार बाघ की गुफाओं का क्या नाम था? सुनील जी, क्या नाम था? आप बताइए। हाँ, कलायन नाम था। कैसे पता कि इन गुफाओं का नाम कलायन था? किसके समय का ताम्रपत्र था? महाराज सुबंधु के जो ताम्रपत्र था, उनका जो समय था वो यही समय रहा था। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघ की गुफाओं के खर्चे के लिए दसी ली का पल्ली नामक गांव दिया गया था। परंतु अब इसका कोई निशान नहीं मिलता। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघ के चित्रों की प्रतिकृतियां उतारने वाले प्रथम कलाकारों में नंबर 1 एस.एन. सरकार, नंबर 2 वी.एन. आपटे, आ आदि पे टे ए, वी.एन. आपटे। नंबर अगला एस. भांड, अगला नंदलाल बोस, एस. भांड, अगला नंदलाल बोस, अगला श्री ए.बी. भोसले, अगला बीबी जगताप, अगला असित कुमार हल्दर। आदि का नाम उल्लेखनीय है। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघ
बाघ की प्रतिकृतियां गुजरी महल में सुरक्षित हैं। गुजरी महल में सुरक्षित हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, आर्मीनियन चित्रकार श्री सर्किस कचडोरियन ने, बोलो मत मंजू, कचडोरियन ने भी बाघ के चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई। बाघ के चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई। नमस्ते। अगली लाइन से लिखेंगे, बाघ की गुफाओं पर श्री नंदलाल बोस, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा ये। श्री नंदलाल बोस श्री डी.ई. इम्पी ने लेख भी लिखे हैं। इम्पे ने लेख भी लिखे हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, अगली लाइन से लिखिएगा, अजंता की गुफा नंबर 1 व 2 के ही समकालीन चित्रकारों का एक दल बाघ नामक स्थान पर मूर्ति और चित्रों की एक नई नगरी बसाने के लिए गया था। क्या अगली लाइन से लिखेंगे, बाघ की पहली गुफा का नाम गृह गुफा है। जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनी लगती है। अगली लाइन से लिखेंगे, बाघ की पहली गुफा में कोई मूर्ति या चित्र नहीं है। जो है आप बताइए, कौन इसमें बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं। किससे संबंधित हैं? बिहार गुफाएं हैं सारी जी। ऐसी कौन सी गुफा है जो चैत्य गुफा लगती है? कल में आया नहीं था तो जो पढ़ा है। कौन सी गुफा है जो चैत्य गुफा लगती है?
क्या नाम है उसका? हाथी हाथी खाना गुफा है, जो चैत्य गुफा लगती है। उसके प्रमाण है चैत्य गुफा के, लेकिन वो चैत्य गुफा नहीं है। आगे लिखिए। बाघ की दूसरी गुफा गुसाई अथवा पांडवों की गुफा। गुसाई गुफा अथवा पांडवों की गुफा। गुसाई, अब ये पूछ लिया जाता दूसरी गुफा को, पांडवों की गुफा का दूसरा नाम क्या है? गुसाई गुफा, या पांडवों की गुफा कहलाती है। पांडवों की गुफा कहलाती है। ऐसा लगता है ये गुफा किसी समय संपूर्ण चित्रित थी। क्योंकि आज भी गुफा की दीवारों पर मानवाकृतियों वाले संयोजन तथा छत पर बेल बूटों के जो है, जब ऊपर आओ ना गेट अंदर से लगा करके आया कुछ, मेन गेट बैठिए, अभी कोई आएगा तो लगाएगा। बेल बूटों के आलेखनों के कुछ स्फुट व बिखरे संदर्भ, चित्रों के संदर्भ हैं। बिखरे चित्रों के संदर्भ हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। इस गुफा के चित्र देख रेख के अभाव में समाप्त हो चुके हैं। कुछ चित्र मात्र बचे हैं, कुछ चित्र। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघ की तीसरी गुफा हाथी खाना कहलाती है। हाथी खाना कहलाती है, और इस गुफा में भी चित्रों के अवशेष हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। बाघ की चौथी गुफा रंगमहल कहलाती है। बाघ की चौथी गुफा रंगमहल कहलाती है। इस गुफा के चित्र 6ठी शताब्दी में बने लगते हैं। इस गुफा के चित्र 6ठी शताब्दी में बने लगते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। चौथी गुफा का चैत्यकार गवाक्ष है तथा पद्मासीन बुद्ध प्रतिमा। इस गुफा का चैत्यकार गवाक्ष है। ग व आ और छ क्षत्रिय वाली 6 गवाक्ष है। चौथी गुफा में ये रंगमहल कहलाती है। इस गुफा के चित्र 6ठी शताब्दी में बने लगते हैं। इस गुफा का चैत्यकार गवाक्ष है तथा पद्मासीन बुद्ध प्रतिमा के इस गुफा में बने होने से पद्मासीन बुद्ध प्रतिमा के इस गुफा में बने होने से
इस गुफा में बने होने से लगता है कि यह गुफा चैत्य हेतु ही प्रयोग होती होगी, चैत्य हेतु ही प्रयोग होती होगी तथा किसी समय यह चित्रों से संपूर्ण सुसज्जित रही होगी, किसी समय यह चित्रों से संपूर्ण सुसज्जित रही होगी। इसी कारण इस गुफा को रंग महल कहा जाने लगा होगा, इसी कारण इस गुफा को रंग महल कहा जाने लगा होगा। अगली लाइन से लिखेंगे। इस गुफा के बाहर बरामदे में लगभग 45 फीट लंबा, देखिए चैत्य गुफा होने के प्रमाण हैं, रही होंगी, क्योंकि इसमें प्रमाण है कि चैत्य गुफा हो सकती है, लेकिन ये कैसी हैं? विहार गुफाएं हैं। प्रमाण मिले हैं, कुछ समीक्षक जो वहां पे गए, जो इतिहासकार वहां पे गए, उन्होंने प्रमाण देखे तो ये बोला कि भाई ये हो सकता है चैत्य गुफा रही हो। क्या लिखा? 45 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। टुकड़ा शेष है, टुकड़ा शेष है। जिस पर कुछ चित्र मिलते हैं। यह चित्रित टुकड़ा गुफा नंबर 5 के द्वार के समीप तक फैला है तथा इस टुकड़े में 6 चित्र हैं, 6 चित्र हैं। और नंबर 1 डाल करके लिखिए। नंबर 1 वियोग। जो इस गुफा में 6 चित्र हैं उनमें से नंबर 1 कौन सा है? वियोग। चित्र का नाम है वियोग, लिखिएगा। बाघ के इसके आगे लिखिए, अभी इसके बारे में तो लिख लीजिए ना। बाघ की गुफा के वियोग नामक चित्र में 2 स्त्रियां एक मंडप में बैठी हैं। 2 स्त्रियां एक मंडप में बैठी हैं। एक शोकाकुल स्त्री। शोकाकुल कौन सी है? तो शोक में डूबी हुई है, शोकाकुल स्त्री चित्रतल के मध्य में अपने सफेद आंचल से मुंह छिपाए बैठी है। अगली लाइन से लिखेंगे। इस स्त्री के केश विन्यास इस स्त्री के केश विन्यास
मीना जी, अजंता का जो केश विन्यास है वो कैसा है? आधुनिक है। अजंता का पूछ रहे हैं, आधुनिक है अजंता का? आधुनिक ही है। हाँ ठीक है। केश विन्यास व आभूषणों से युक्त, उसकी छवि अभिजात्य परिवार की लगती है। अभिजात्य परिवार की लगती है। तथा दूसरी स्त्री इस शोकाकुल महिला को धीरज बंधा रही है। सर ये अभिजात्य जो अच्छे परिवार से, हाँ अभी बताते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है, दो स्त्रियां हैं, वियोग चित्र है। वियोग चित्र का नाम क्या है? वियोग है। एक स्त्री है, मान लिया उसका हस्बैंड खत्म हो गया, वो सफेद कपड़े पहन करके बैठी हुई है और दूसरी स्त्री उसको ढांढस बंधा रही है, उसको सांत्वना दे रही है। फिर लिखा है इसका जो केश विन्यास है और आभूषण है, ऐसा देख करके लगता है कि यह अभिजात परिवार की स्त्री है। अभिजात एक परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे होते हैं, सभ्य परिवार होता है, सीमित परिवार होता है। ऐसे परिवार की परिभाषा अभिजात परिवार के अंतर्गत आती है। ऐसा परिवार नहीं जिसमें 8-10 बच्चे हैं, वो नहीं आएगा। तो कुटुंब हो गया। हाँ, अभिजात परिवार एक सीमित परिवार है जिसमें 2 बच्चे पति पत्नी है, तभी तो वहाँ एक स्त्री बैठी है। अगर पूरा परिवार वाला होता तो कितने बैठे होते? बहुत सारे लोग होते ना। इसीलिए उस चित्र में लिखा अभिजात परिवार की लगती है। अभिजात परिवार से मतलब जिसमें सीमित है, जिसमें 2 बच्चे हो सकते हैं और पति पत्नी, बस वहाँ सीमित हो गया वो। ऐसे परिवार को अभिजात परिवार बोलते हैं। अब नंबर 2 लिखिएगा, चित्र नंबर 2, मंत्रणा। चित्र का नाम है मंत्रणा। लिखिए, मंत्रणा चित्र में 4 भद्र पुरुष मुखासन मुद्रा में गद्दियों पर बैठे हैं। चारों ने धारीदार अधोवस्त्र पहन रखे हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, इनमें से बाईं ओर की पुरुषाकृति किसी राजा की प्रतीत होती है। पुरुषाकृति किसी राजा की प्रतीत होती है। क्योंकि वस्त्र व आभूषणों के पहनने से उसकी मुखाकृति अलग पहचानने में आती है। अगली लाइन से लिखेंगे, चित्र देखकर ऐसा लगता है ये राजा व मंत्रीगण
ये राजा व मंत्रीगण किसी गंभीर विषय पर विचार कर रहे हैं। इस चित्र में हस्त मुद्राओं व नेत्रों की चंचलता व रंगों का तालमेल दिखाया गया है। अब लिखिए चित्र नंबर 3। देव पुरुषों का आकाश विचरण। अभी एक शब्द आया इसमें, हस्त मुद्राओं व नेत्र मुद्राओं। हाथों की मुद्रा होती है क्या? होती है मीना जी? आप उदाहरण बताओ जो एक। सर जैसे वो वाला था नाश वाला जो कल क्वेश्चन किया गया था। कहाँ पर है नाश वाला? अच्छा कोई नहीं, आप बताइए सुनील जी, आप बताइए। हाथों की जो मुद्रा है यही होती है, मतलब उसमें अलग अलग चीज को दर्शाती है। जैसे भाग्य की रेखा दिखा देते हैं वही नो जैसे वो आप कहाँ पहुँच गए? जैसे वो रिक्तता का भाव दिखा सर्वनाश। हाँ, हाथ की मुद्रा होती है। आपके सामने कभी ना कभी जब आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, कहीं के भिखारी देखा है? कोई मुद्रा बनाता है, सीधे सावधान मुद्रा में खड़े होकर के पैसे मांगता है। मुद्रा बनाता है ना कोई भिखारी मुद्रा बनाएगा, दीन मुद्रा बनाएगा, दीनहीन मुद्रा बनाएगा, तभी तो आप उसे पैसे देंगे। या वो आपके सामने बिल्कुल सावधान खड़ा हो जाएगा और कहेगा 10 रुपए दो। वो एक मुद्रा होती है। जो सारी मुद्राएं हैं वो कहाँ पर दिखाई गई? अजंता में दिखाई गई हैं। लेकिन फिर उसके बाद आया बाघ। जो समीक्षक हुए हैं, चित्रकार हुए हैं, जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि कुछ चित्रकारों का दल, जो अजंता के चित्र बनाए थे, उन्हीं चित्रकारों का एक दल बाघ भी आया होगा, क्योंकि वहाँ के चित्रों से समानता है। जैसे पैर की मुद्रा, हस्त मुद्राएं अजंता में दिखाई गई हैं, कुछ मुद्राएं बाघ में भी दिखाई गई हैं। उन मुद्राओं का अलग संकेत है। जैसे अभी इन्होंने बताया, जो ने नाश बता रहे थे, क्या नाम है उसका? सर्वनाश। चित्र का नाम है सर्वनाश। गुफा संख्या 2 में है वो एक दूत भी हो सकता है, और या शांति दूत भी हो सकता है, या एक भिखारी भी हो सकता है। अब उसकी मुद्रा है, जो उसका दाहिना हाथ है सर्वनाश का प्रतीक है। वो नाश का, रिक्तता का प्रतीक है। चित्र जो है उसकी जो हाथ की मुद्रा है वो रिक्तता का प्रतीक है, यानी कि युद्ध हुआ, युद्ध में सारा कुछ खत्म हो गया। उसकी सूचना देने के लिए महल में वो आया है। वैसे ही मुद्राएं, बाघ की जो गुफा है उसमें जो मंत्रणा हो रही है, किसकी? जो मंत्री और राजा बैठे हुए हैं, वो भी हाथ की कुछ मुद्राओं के माध्यम से संकेत कर रहे हैं। नैनों की मुद्रा हो सकती है। हाँ, नैनों की भी मुद्राएं होती हैं। अगर भ्रुकुटी चढ़ा दी तो वो, अगर नैन झुका दिए तो, आंखें निकाल दी तो मुद्रा है ना। ऐसे ही हाथ की मुद्राएं हैं, नैनों की मुद्राएं, मस्तक की मुद्राएं हैं, पैरों की मुद्राएं हैं, देह की मुद्राएं हैं। देह की मुद्रा, बहुत सारी मुद्राएं हैं। वो हर चीज बोलती है। कुछ बिना बोले भी सब कुछ समझा सकते हैं। आपने न्यूज़ देखी, न्यूज़ जब आती हैं कभी कभी, जो उनके ऐसे लोगों के लिए आती हैं जो सुन नहीं सकते, जो श्रवण शक्ति से हीन है, वो क्या है, हाथों के माध्यम से सब कुछ समझाते हैं।
तो मुद्राएं तो होती हैं भाई, वो उसी से समझ लेते हैं सारी चीजें। तो मुद्राएं होती हैं। मुद्राओं का प्रचलन कहाँ से आ रहा है? पूर्व समय से आ रहा है। जब अजंता की गुफाएं थी वहां पर मुद्राओं का बहुत सारा प्रयोग हुआ है। तो जो भाषा नहीं थी, भाषा का ज्ञान नहीं हुआ तब मुद्रा तब भी अच्छा, प्रागैतिहासिक काल में कहाँ थी मुद्रा? सर कौन सी मुद्रा थी? एक मुद्रा का नाम। अच्छा, मतलब कैसी मुद्रा होगी? आपके दिमाग में यानी कुछ चल रहा है, कैसी मुद्रा रही होगी आप बताओ। चलो मुझे, प्रागैतिहासिक काल का मानव कैसी मुद्रा का प्रयोग करता हो? वो त्रिभंगी मुद्रा में खड़ा होता था। और मेरी तरफ देखिए आप, त्रिभंगी मुद्रा में खड़ा होता था, ध्वभंगी में। सर नहीं, मैं तो बात वार्तालाप करने के लिए बोल रही हूँ। हाँ, तो वार्तालाप ही करने के लिए हम बोल रहे हैं खड़ा आपसे। होने की बात कर रही हूँ। वार्तालाप जो करता था, क्योंकि उस समय शब्द नहीं थे, शब्द नहीं, वो नहीं उनकी नहीं वो लेखनी थी कोई भी। कुछ अगर लिखा मिला है पात्रों पर तो वो समझ ही नहीं पाया कोई चीज उसको। हाँ हाँ, वो भी सिंधु सभ्यता। तो उस समय तो कुछ नहीं था, केवल हथियार मिले पत्थर के। कैसे? पाषाण युगी। कौन से, क्या कहते हैं, प्रस्तर युग के जो हथियार थे वो ही तो मिले हैं, पत्थर के। वहां से युग आगे बढ़ गया, वो हम पढ़ा चुके हैं पहले पूर्व में। वहां कोई भाषा नहीं थी, वो कोई संकेत रहे होंगे, संकेत। जैसे मान लिया कोई जीव जंतु आ गया हैवी वाला, भाई आप ना फोन ऑफ कर दिया करिए, फोन ऑफ कर दिया करिए। या जब आप यहाँ बताएं तो आप बताया करिए। 2 घंटे की क्लास होती है, 3 से 5। हम केवल आपसे 2 ही घंटे लेते हैं। 2 घंटे हमारी बात सुनिए केवल आप। चलिए, अब मैं भूल गया हूँ क्या बताना था, मैं खुद ही भूल गया। लिखिए, अब आगे लिखिए, अभी याद आ जाएगा थोड़ा। हाँ हाँ, देव पुरुषों का आकाश विचरण। देव पुरुषों का आकाश विचरण लिखिए। इसमें बाघ के इस चित्र में, बाघ के इस चित्र में 6 व्यक्तियों का समूह, 6 व्यक्तियों का समूह आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है। आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है। चित्र में आगे वाली आकृति, चित्र में आगे वाली आकृति धोती पहने हैं, धोती पहने हैं तथा हस्त मुद्रा, तथा हस्त मुद्रा वरद रूप में है। वरद, हस्त मुद्रा वरद रूप में है। वैरद वरद रूप में है। वरद नहीं, वरद, वैरद वरद रूप में है। ऐसा लगता है कि किसी प्रमुख कर्मचारी, धर्मचार्य, किसी प्रमुख धर्मचार्य की आकृति हो। प्रमुख धर्मचार्य की आकृति हो। हस्त मुद्रा वरद रूप में है, जैसा वरदान देते हैं किसी को। हाँ, वरद मुद्रा हो गई। ऐसा लगता कि धर्माचार्य की ये आकृति हो। आकृति के सिर, आकृतियों के सिर मुंडे हुए हैं। मुंडे हुए हैं। मुंडे कैसे होते हैं? हाँ, मुंडे हुए हैं। तथा आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। तथा आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। तथा घुमावदार बादलों के अंकन से, घुमावदार बादलों के अंकन से उनके आकाश विचरण की
उनके आकाश विचरण की गति का बोध होता है। आकाश विचरण की गति का बोध होता है।